इस साथ में विजेंद्र सोलंकी। अमेरिका के दूसरे देशों को पहले दोस्त बनाने और फिर उनको हथियाने की फितरत बड़ी पुरानी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दुनिया के देशों में आतंक को बढ़ाना, आतंकी संगठन फैलाना, फिर उनको वैश्विक आतंकी घोषित कर उनको मिटाने के नाम पर देशों को कब्जाना। अब पाकिस्तान इस लिस्ट का नया शिकार है, जो अगले कुछ सालों में या तो सीरिया बन जाएगा, यमन बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा या फिर वियतनाम, जहां अमेरिका ने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर वहां की संपदा को कब्जाया, उनका दोहन किया और फिर देश को आंतरिक युद्ध में छोड़कर भागे। अमेरिका ने जैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया, वैसे ही सवाल उठने लगा कि क्या किसी देश के आंतरिक विद्रोह को वैश्विक आतंक की संज्ञा दी जा सकती है। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसका मकसद यह है कि अब बलूचिस्तान आजाद देश होने वाला है या फिर बीएलए की सरकार जल्द सत्ता में आने वाली है, जैसा सीरिया में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ या यमन में हो रहा है। आज हम आपको बलूचिस्तान की आजादी, उसकी गुलामी, उसका दोहन, उसके संघर्ष से आतंकी संगठन घोषित होने तक के पीछे की सियासत, साजिश और समझौता क्या है, यह समझाने वाले। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि अमेरिका ने बीएलए को एफटीओ लिस्ट में अगर डाला तो क्यों डाला और एफटीओ लिस्ट क्या होती है। दरअसल अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बीएलए के फ्रंट संगठन द मजीद ब्रिगेड को भी एफटीओ लिस्ट में डाल दिया गया है। एफटीओ लिस्ट अमेरिका के कानूनी टूल है जिसे अमेरिकी विदेश विभाग तैयार करता है। इस लिस्ट में उन आतंकी संगठनों को डाला जाता है जो अमेरिका के लिए खतरा। इस लाइन को जरा गौर से समझिएगा। वो आतंकी संगठन जो अमेरिका के लिए खतरा, बीएलए अमेरिका के लिए खतरा नहीं, मजीद ब्रिगेड अमेरिका के लिए खतरा नहीं। एक भी ऐसा घटना नहीं जिसमें बीएलए ने या मजीद ब्रिगेड ने अमेरिका या अमेरिका के सैनिकों पर अटैक किया, वो बिल्कुल नहीं है। उल्टा बीएलए ने अमेरिका की सहायता की, नेटो की सहायता की। तो फिर इसको एफटीओ में क्यों डाला गया, ये आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए जिन्हें खतरा माना जाता है, एफटीओ लिस्ट में शामिल व्यक्ति या संस्था को अगर कोई पैसे, हथियार या अन्य मदद देता है तो ये गैर कानूनी माना जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो क्या भविष्य में जब अमेरिका बलूचिस्तान का दोहन करे, उस दौरान अमेरिकी सैनिकों या वहां के अधिकारियों पर बलूचिस्तान एक्शन ना ले, इसलिए पहले से ही बलूच लिबरेशन आर्मी को एफटीओ लिस्ट में डाला गया। इसको समझने के लिए ट्रंप को कैसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और इसके पीछे के क्या बेतुके तर्क दे रहा है, उसको जरा समझिए, क्योंकि ट्रंप जो कर रहे हैं उसका मकसद बहुत अलग है। बीएलए को आतंकी घोषित करने का कदम दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन आतंकवाद से निपटने के लिए गंभीर है। किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम होता है और इससे उन्हें मिलने वाली मदद और समर्थन रुक जाता है। मार्को रूबियो, विदेश मंत्री अमेरिका, लेकिन मार्को रूबियो यह जवाब नहीं दे पाए कि इससे अमेरिका को नुकसान क्या हुआ। अमेरिका के खिलाफ बीएलए ने कौन सा अटैक किया, अमेरिकी नागरिकों को बीएलए ने कब टारगेट किया और कैसे एक देश के अंदर का आंतरिक असंतोष किसी संगठन को वैश्विक आतंकी बना सकता है। और यही वजह रही कि मीर यार बलूच ने ट्रंप को और पूरे अमेरिका को आईना दिखाया। पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी, अमेरिका और पश्चिम के हितों के खिलाफ नकली जिहाद छेड़ा, सहयोगियों को धोखा दिया गया और कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया। उसे ही अमेरिका आज रणनीतिक सहयोगी बता रहा है। यह बात पाकिस्तान को लेकर हो रही है, जिसे मीर यार बलोच कह रहे हैं कि जिस पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पाला, जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर अटैक किया, आज वही अमेरिका पाकिस्तान को अपना सहयोगी बता रहा है। मीर यार बलोच ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि बलूचों ने हमेशा
अमेरिका के प्रति अच्छा रुख अपनाया, बहुत अच्छा रुख अपनाया। यहां तक कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हमला किया था, बलूचों ने कभी भी अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। 9/11 हमले के बाद नाटो की सप्लाई लाइन बलूचिस्तान से होकर गुजरी, लेकिन बलूच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी भी अमेरिकी काफिले पर हमला नहीं किया, तो फिर भला बलूच लिबरेशन आर्मी अमेरिका के लिए खतरा कैसे हो गई? और यहीं से अमेरिका का दोहरा चरित्र नजर आता है। कैसे दोहरा चरित्र नजर आता है, जरा इसको भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बलूच आतंकवादी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के शिकार है। अमेरिका पाकिस्तान की करतूतों पर आंख बंद किए रहता है, जबकि बलूचों ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया। यह अमेरिका का दोहरा चरित्र है। मीर यार बलूच, मानवाधिकार कार्यकर्ता, बलूचिस्तान। तो क्या सिर्फ मुनीर के कहने पर अमेरिका ऐसा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इसमें अमेरिका का अपना एक बड़ा हित है। उसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उसे मुनीर से कोई लेना देना नहीं। उसे अगर किसी से लेना देना है तो बलूच के नायाब खजाने पर अब ट्रंप की नजर है, जो ट्रंप को लग रहा है कि शायद सीपैक कॉरिडोर के जरिए चाइना हथियार लेगा, और इसीलिए मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच करके शायद इस खजाने को हड़पने की साजिश ट्रंप ने रची है। पाकिस्तान से अमेरिका की नजदीकी की असल वजह बलूचिस्तान है। वो बलूचिस्तान जिसमें रेयर अर्थ मेटल के भंडार है, जिसका अमेरिका दोहन करना चाहता है। वर्तमान में रेयर अर्थ की ग्लोबल सप्लाई पर चीन का कब्जा है, और इसके चलते अमेरिका बीजिंग के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा। अगर बलूचिस्तान के खनिज भंडार अमेरिका को हासिल होते हैं तो अमेरिका चीनी के वर्चस्व को तोड़ने की साजिश चल सकता है। बलूचिस्तान में सोने और दुर्लभ रेयर अर्थ मिनरल्स के विशाल भंडार हैं, विशाल भंडार। और इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि पाकिस्तान की कुल खनिज संपदा का 80% से ज्यादा बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद समृद्ध माना जाता है, और यही वजह है। अब सोचिए जरा, इसी ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग में क्या किया? यूक्रेन के रेयर अर्थ मेटल को कब्जाने के लिए हथियार देने से मना कर दिया और कहा कि हथियार चाहिए तो फिर आपको $500 अरब के रेयर अर्थ मेटल के दोहन की परमिशन देनी होगी। बिल्कुल यही पाकिस्तान के साथ होने वाला है। एक हद तक अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, और जैसे ही पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के सहयोग का वातावरण बनेगा, बलूचिस्तान को जमकर लूटा जाएगा, और इससे बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह और बढ़ेगा। और जब यह विद्रोह पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर होगा, अफगानिस्तान की तरह अमेरिका छोड़कर भाग जाएगा, और क्या यहीं से बलूचिस्तान की आजादी का रास्ता शुरू होगा? जरा समझिए, बलूचिस्तान जो सोने की चिड़िया है, क्या उसको लूटने को सब तैयार, और क्या उसको बेचने को पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार? एक तरफ वहां की सरकार जो चाइना को बेच रही है, और दूसरी तरफ वहां की सेना जो अमेरिका को बेच रही है। क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में सोने और तांबे के विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है, खासकर रैकोडिक और सैनाक खदानों में। रैकोडिक दुनिया की सबसे बड़ी तांबा सोना खदान है। यहां 5.9 अरब टन अयस्क है, जिसमें 0.41% तांबा और 0.22 ग्राम प्रति टन सोना शामिल है, और इसका मूल्य लगभग $500 बिलियन से $1 ट्रिलियन के आसपास आंका गया है। यह 50 सालों तक खनन के लिए पर्याप्त है। सेना खदान में 412 मिलियन टन अयस्क है, जो प्रतिवर्ष 15,800 टन तांबा, 1.47 टन सोना और 2.76 टन चांदी का उत्पादन कर सकता है, जिसकी कीमत 50 से 100 अरब डॉलर के आसपास है, जिस पर अमेरिका की नजर है, या यूं कहें कि व्यापारी ट्रंप की नजर है। हालांकि इन खदानों का लाभ स्थानीय बलूचों तक नहीं पहुंचा, और यहीं से विद्रोह शुरू होता है। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों के विरोध की वजह भी यही है, क्योंकि वो इसे नई गुलामी मानते हैं। अमेरिका जिसको आतंकवाद कह रहा है, उसे बलूच अपने ही देश में एक नई गुलामी कह रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार और विदेशी कंपनियां जैसे कि कनाडा की बैरिक गोल्ड, जिसके पास रैकोडिक का 50% हिस्सा है, सऊदी अरब जिसके पास 15% हिस्सा है, वो संसाधनों का दोहन करती है और उसमें
बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। ना रोजगार मिलता है, ना मूलभूत सुविधाएं मिलती है, ना संसाधन मिलते हैं। अगर कुछ मिलता है तो वो पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियां, जिसमें वो मरते हैं, जिसमें उनको गायब किया जाता है। आंकड़ा अगर हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि बलूचिस्तान में विद्रोह की आग ना जाने कब ज्वालामुखी बनकर पूरे पाकिस्तान को नील जाए। लेकिन बलूच में जो दुर्लभ खनिजों का भंडार है, जरा उस पर एक बार नजर डालिए और देखिए क्या क्या यहां पर मिलता है। अगर धात्विक खनिज की बात की जाए, यानी कि मेटेलिक की, तो तांबा है, सोना है, लोहा है, क्रोमाइड है, सीसा है, जस्सा है, निकल है, कोबाल्ट है और मोबिब्लेडन है। इसके अलावा अगर बात करें रेयर मेटल्स की, तो नियोडियम है, डिस्प्रोशियम है, यूट्रियन है, यूरेनियम है और थोरियम है। ये सब बलूच के अंदर है। आप सोचिए, बलूच जिसको दुनिया के नक्शे पर सबसे संपन्न जगह होना चाहिए था, वो दुनिया के नक्शे पर एक नर्क की जैसे। वजह यह कि सबको उसका दोहन करना है, लेकिन उनके संसाधनों में बलूचिस्तान को हिस्सा नहीं देना, वहां के रोजगार में बलूचिस्तान के नागरिकों को रोजगार नहीं देना और वहां उनके अधिकारों का हनन करते हुए उनकी हत्याएं करना। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रंप सिर्फ रेयर अर्थ मेटल और बाकी जो वहां के अयस्क हैं उनको कब्जाना चाहते हैं? तो इसमें मुनीर का फायदा क्या है? क्यों मुनीर बलूचिस्तान को अमेरिका के हाथों बेचना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं? दरअसल बीएलए को एफटीओ लिस्ट में डालने का अमेरिका का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिकी दौरे पर थे। पाकिस्तान आर्मी चीफ की 1.5 महीने में दूसरी यात्रा थी। आसिम मुनीर का कार्यकाल कुछ ही महीनों बाद खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि मुनीर पाकिस्तान में सत्ता पलट करना चाहते हैं। वहां के मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाकर मुनीर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और इसमें ट्रंप की सहायता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे अमेरिका में पावर राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल सेंट्रिक है, ऐसे ही पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया जाए और प्रेसिडेंशियली पावर को सेंट्रलाइज करते हुए वहां पर प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के पद को ऑलमोस्ट डमी कर दिया जाए। और इस काम में अमेरिका भी परोक्ष रूप से मुनीर की मदद कर रहा है। मुनीर ने इस काम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लालच दिया कि अब बलूचिस्तान में बहुतायत में पाए जाने वाले तमाम रेयर अर्थ, सोने और बेशकीमती खनिजी संसाधनों के दोहन का लालच अमेरिका को दिया जाता है। अमेरिका ने भी इसी के चलते बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि बिना बीएलए को कंट्रोल किए, बिना मजीद ब्रिगेड को कंट्रोल किए बलूचिस्तान में दोहन शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका खामियाजा चाइना पहले से भुगत रहा। लेकिन जो बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है, क्या कभी ये आजाद था? क्या पाकिस्तान ने इसको जबरन कब्जाया है? और ये जो आजादी की मांग है, क्या ये दशकों पुरानी है या पाकिस्तान के बनने के साथ ही बलूचिस्तान की आजादी की मांग शुरू हो गई? दरअसल शुरुआत 1948 से आंदोलन के साथ होती है। उससे पहले बलूचिस्तान अपने आप में आजाद था। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया था। बलूच 1948 से ही पाकिस्तान से आजादी की मांग करते आ रहे हैं। उनके राजा को धोखा देकर पाकिस्तान ने इलाके पर कब्जा किया था। जब भारत का बंटवारा हुआ और प्रांतों को भारत या पाकिस्तान या फिर आजाद रहने का विकल्प दिया गया, तो बलूचिस्तान ने फैसला नहीं लिया और इसी स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने राजा अहमद यार खान को मजबूर किया। वो पाकिस्तान में अपनी रियासत कलात का विलय कर दिया। हालांकि इसके खिलाफ पहला विद्रोह 1948 में ही हो गया था और जो 2025 तक चल रहा है। इसके लिए कहते हैं कि काफी हद तक उस दौर में देश के अंदर जो सरकार थी, भारत में जो सरकार थी, वो भी जिम्मेदार थी। दरअसल तिलक देवाशर की किताब द बलूचिस्तान कोरेंड्रम के अनुसार कलात के खान ने अंग्रेजों से कहा था कि वो आजाद रहना चाहते। इसको लेकर दस्तावेज भी अंग्रेजों द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन को दिए गए और इस काम में मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी सहायता की। जिन्ना कलात खान के वकील थे। कलात के खान और कलात के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की 1947 में
बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर बैठक हुई थी। अहमद यार खान ने कहा था कि पाकिस्तान में शामिल होना जनता के विद्रोह के कारण चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा भारत वाले विकल्प को पाकिस्तान की चिंताओं पर नकार दिया गया। अहमद यार खान ने कथित तौर पर दावा किया कि नेहरू उनसे नफरत करते थे। कांग्रेस ने कभी उन पर भरोसा नहीं किया। कलात के विदेश मंत्री डगलस येगेट्स ईरान में शामिल होने के पक्ष में थे। वो कहते थे कि अगर भारत में शामिल नहीं हो सकते तो किसी सूरत में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। अगर आप आजाद नहीं रहने देना चाहते तो हम ईरान का हिस्सा बने। उन्होंने इसे बलोच एकता के लिए फायदेमंद तक करार दिया था। बड़ी बलोच आबादी ईरान में रहती है। हालांकि कलात के खान अफगानिस्तान में भी शामिल होने के पक्ष में थे, लेकिन इस पर भी बात नहीं बन पाई और अंत में लंदन वाला विकल्प भी नकार दिया गया। इसके बाद कलात के खान के पास कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच पाकिस्तान ने लासबेला, मकरान और खरान को मिला लिया। अब कलात बीच में फंस गया और उसके पाकिस्तान में मिलने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। बलूच के पाकिस्तान में मिलने से नेहरू के ढीले ढाले रवैये को भी जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि यह उस दौर की सियासत, बहुत कुछ कह पाना बेहद मुश्किल, लेकिन जो सही तरीके से रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है, क्या वाकई में बलूच लिबरेशन आर्मी एक आतंकी संगठन है या एक पाकिस्तान प्रताड़ित एक ऐसा संघर्ष संगठन जो अपने लोगों की आजादी चाहता है। इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने बलूचों पर कितना कहर किया है। एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं, जरा इसको समझिए और महसूस कीजिए। जो पहली रिपोर्ट है वो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस। यह पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट है, पाकिस्तान सरकार की, जो क्या कह रही है? वो कह रही है 2016 से 2024 तक 10,500 से ज्यादा लोग जबरन गायब किए गए हैं, जिनमें अधिकांश बलूचिस्तान और खैबर पख्तून से है। अकेले 2021 में संख्या 1460 थी। और यह कोई बलूच की रिपोर्ट नहीं कह रही है, यह कोई बलूच समर्थित सरकार की रिपोर्ट भी नहीं कह रही है। यह रिपोर्ट है खुद पाकिस्तान की कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, जो कि पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट जरा देखिए, दूसरी है पाकिस्तान और HRBC की रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट है। वो कह रही है कि सिर्फ 2025 में 785 लोग जबरन गायब किए गए हैं। बीते 20 सालों में 20,000 से 30,000 बलूच लापता हैं, जिनमें छात्र हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी इसके अंदर शामिल हैं। आप सोचिए, 20,000 से 30,000 लोग गायब कर दिए गए। हत्याएं सब बड़े नेताओं की कर दी गई। जिन जिन ने बलूच की आजादी की आवाज को उठाया उनको मार दिया गया या उनको गायब कर दिया गया। आपको 2025 के आंकड़े बता देंगे कि कैसे 2025 का साल बलूचों की हत्याओं का साल रहा। 2025 की शुरुआत से बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों के अनुसार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और कथित राज्य समर्थित डेथ स्क्वाड ने 121 लोगों की हत्याएं की। 785 लोगों को जबरन गायब किया गया है। आप सोचिए, बलूचिस्तान में हर दिन 4 लोग लापता हो रहे हैं और एक व्यक्ति की हत्या हो रही है। इनमें छात्र हैं, पत्रकार हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी हैं, जिनमें से कई को कराची और इस्लामाबाद जैसे शहरों से अगवा किया गया है। मई 2025 में 7 और बलूचों को जबरन गायब करने की खबर आई। जून में 84 लोग गायब हुए और 33 हत्याएं पाकिस्तानी सेना ने करवाई। अब सोचिए, क्या वाकई में अगर अपनों को बचाने के लिए, अपनों की हत्याओं को रोकने के लिए अगर कोई हथियार उठा रहा है तो आप उसको विद्रोही कहेंगे, अपने लोगों की सुरक्षा करने वाले क्रांतिकारी कहेंगे, या फिर उनको आतंकी कहेंगे? अमेरिका एक नया खेल खेल रहा है। इसके जरिए वो भारत को भी शायद कोई संदेश देना चाहता है, लेकिन जैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया गया, वैसे ही इतिहास के पन्नों को कईयों ने खंगाला और उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का यह आतंकी संगठन घोषित करना PLA को, PLA और मजीद ब्रिगेड के साथ बलूचिस्तान में एक ऐसी चिंगारी को हवा देगा
जो उसे आजाद करा देगा। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जरा देखिए इस तस्वीर को, जरा देखिए। अभी की तस्वीर है 14 मई 2025 की। डोनाल्ड ट्रंप है इसके अंदर और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा है जिनसे मुलाकात कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जो अल शरा है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी और सीरिया की अल कायदा शाखा हयात तहरीक अल शाम के पूर्व नेता हैं। ये वही HTS है जिसको अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया और 2025 के अंदर खुद ट्रंप साहब उनके साथ मिल रहे हैं और डील कर रहे हैं। यह सीरिया की कहानी है। दूसरी कहानी देखिए 29 फरवरी 2020, यह अफगानिस्तान जिस पर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है। बाकायदा तालिबान प्रतिनिधिमंडल के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अफगानिस्तान में अमेरिकी दूत जलमाए दोनों मुलाकात कर रहे हैं। ये वही तालिबान है जिसको अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया और इसीलिए सवाल है कि बलूचिस्तान में जिस PLA को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में यहां एक आजाद मुल्क हो जिसके साथ अमेरिका का कोई नेता खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा और वहां उनके साथ ट्रेड कर रहा। इसको जरा और अच्छे से समझिए। अमेरिका ने HTS को 31 मई 2018 को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन पिछले साल इसी संगठन ने सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आज अमेरिका ने इस संगठन को आतंकी लिस्ट से बाहर कर दिया है। कमाल की बात तो यह कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी फोटो हमने दिखाई, HTS लीडर अल शरा से मुलाकात करते हैं। तालिबान की कहानी भी कुछ ऐसी है। तालिबान को 25 सितंबर 2001 को आतंकी लिस्ट में अमेरिका ने डाल दिया। आज तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है और वहां सरकार चला रहा है। अमेरिकी अधिकारी तालिबान के साथ बैठकें करते हैं, व्यापार समझौते करते हैं। कुछ ऐसे अमेरिका ने यमन में हुती को भी 2021 में आतंकी संगठन घोषित किया था। हुती भी यमन में अपनी सरकार चला रहे हैं और अमेरिका की नाक में दम किए हुए हैं। PLA भी लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बलूच राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब जब उनको अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है तो उसकी पाकिस्तानी यातनाओं और प्रताड़नाओं के खिलाफ लड़ाई के तौर तरीके बदल सकते हैं। PLA अब ऐसे तरीके अपना सकता है जिससे निपटना पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अब बलूचिस्तान की आजादी के दिन करीब आ चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में ट्रंप ने जो खेल खेला है उसमें मुनीर पाकिस्तान के अगले राष्ट्रपति होंगे? क्या चाइना के CPEC को ट्रंप बर्बाद कर देंगे? क्या भारत के खिलाफ मुनीर का इस सवाल हो रहा है? और बलूचिस्तान की आजादी की मांग को क्या अमेरिका अपने फायदे के लिए दबाने की कोशिश कर रहा है? हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अधिकारी ने या कहीं नेता ने या कहीं चीफ ने कहा है कि अमेरिका का दुश्मन बलूचिस्तान कभी नहीं है। अगर अमेरिका बलूचिस्तान के अंदर व्यापार करना चाहता है तो वो बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क घोषित कर दे, क्योंकि बलूचिस्तान चाइना के दोहन से परेशान है, पाकिस्तान की प्रताड़ना से परेशान है। वो अमेरिका के साथ व्यापार करने को तैयार। क्या ट्रंप इधर भी अपने फायदे के लिए जा सकते हैं? फिलहाल हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अपने लोगों को बचाना, अपने लोगों के लिए आवाज उठाना कभी भी आतंक नहीं होता। पीड़ित ऐसा करते हैं और जो करते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं, आजादी के रणबांकुरे कहलाते हैं। और बलूचिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया, आतंकवादी एक्शन, कि उसे अमेरिका के अंदर आतंकवादी घोषित किया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना। यहां बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।